नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य में शिवानी जी को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी दंड। तो शुरू करते हैं कहानी। सिंह नर्सिंग होम में बड़ा सा ताला लटक रहा था। लोकप्रिय डॉक्टर सिंह के अकस्मात इस तरह अलोप हो जाने पर उनके कई मरीजों की अवस्था और बिगड़ गई थी। अब क्या होगा? अपने हाथों का चमत्कार दिखा उन्हें मृत्युंजयी औषधि पिलाने वाला मसीहा ऐसे अदृश्य क्यों हो गया? ये ठीक था कि कई दिनों से डॉक्टर सिंह ने अपने क्लिनिक में किसी भी नए मरीज को नहीं लिया था। फिर भी निराश मरीजों के असहाय आदमियों की एक लंबी कतार उनके सेक्रेटरी के चरणों पर सिर रखकर गिड़गिड़ाती रही थी। जैसे भी हो, एक बार डॉक्टर सिंह उनके मरीजों को देख भर लें। पर सेक्रेटरी बेचारा क्या करता? डॉक्टर साहब अपनी सजी कोठी के सबसे ऊपर के कमरे में स्कॉच लेकर बंद थे। किसकी मजाल थी कि द्वार खटखटा दे? बीच बीच में उनका गूंगा नौकर बदलू काली तेज कॉफ़ी की ट्रे वहीं पहुंचाता रहता। साहब क्या कर रहे हैं? कैसा मूड है? बैठे हैं या लेटे हैं? किसी भी प्रश्न का उत्तर गूंगा नहीं दे पाता तो डॉक्टर सिंह का सेक्रेटरी सुशील रॉय झुंझला उठता। कैसी भी अटूट संपत्ति क्यों ना हो, ऐसे भला कितने दिनों तक काम चलेगा? बंधे मरीज क्या उनके लिए बैठे रहेंगे? यही सब कहना चाहता था उनका युवा सेक्रेटरी डॉक्टर सुशील रॉय। पर कठोर प्रभु का आदेश था कि सिवा गूंगे बदलू के उनके कमरे में कोई ना आने पाए। न जाने कितने इष्ट मित्र आ आकर लौट गए। जब रंगे बालों और लंबे नाखूनों वाली विधानसभा की सदस्या रानी शिव सुंदरी भी बड़ी देर तक व्यर्थ द्वार भड़बड़ाकर भुनभुनाती लौट गईं और शांत स्वर में डॉक्टर सिंह को कहते सुशील ने सुन लिया, शिवी, मुझे कुछ दिन के लिए क्षमा कर दो, मैं शरीर और मन दोनों से अस्वस्थ हूँ। तो वो समझ गया कि लौह द्वार अब किसी मिलने वाले के लिए नहीं खुलेगा। पर दूसरे दिन आधी रात में कुछ पलों तक द्वार खुला था। नर्सिंग होम के जिस वीआईपी मरीज को दूसरे दिन छुट्टी मिलने वाली थी, उसे अचानक दिल का दूसरा दौरा पड़ गया। डरते डरते डॉक्टर रॉय ने द्वार खटखटाया। न खटखटाता और इसी बीच मरीज को कुछ हो जाता तो शायद सिंह नर्सिंग होम की नींव ही हिल जाती। मरीज किसी जनसंघी मंत्री का साला था, एकदम टाइम बम, कब घातक रूप से फट पड़े ठीक नहीं। देखभाल करने को साथ में निरंतर बनी रहती उनकी समाज सेविका साली। उसी ने डॉक्टर सुशील को एक प्रकार से कंधा पकड़कर सीढ़ियों पर धकेल दिया था। जैसे भी हो, डॉक्टर सिंह को नीचे खींच ले आओ, नहीं आए तो उनके हक में ठीक नहीं होगा। मरीज को जब यहाँ लाए हैं तब उनके जीवन की जिम्मेदारी भी वहन करनी होगी। डॉक्टर सुशील ने शायद घबराकर द्वार को जोर से ही भड़बड़ा दिए थे। सर, मंत्री जी के साले की हालत बहुत खराब है, एक बार चलकर देख लिया जाए। भाड़ में जाए तुम्हारा मंत्री का साला, 100 दानव कंठ एक साथ गरज उठे थे। पर फिर कुछ सोचकर उन्होंने स्वयं ही द्वार खोल दिया। प्रभु का स्याह चेहरा देखकर सुशील सहम गया था। लगता था कई दिनों से कमरे में स्वेच्छा से बंदी बने डॉक्टर सिंह ने शरीर पर मनमाना अत्याचार किया है। अव्यक्त व्यथा से चेहरा झुलस कर एकदम काला पड़ गया था, जिसे उसने 10 वर्ष के साहचर्य काल में एक बार भी बिना दाढ़ी बनाए नहीं देखा था, जिसका तीखा सुडौल चिपुक भरे कपोल सदा नवजात शिशु के नरम गालों से ही दिखते। उन्हीं पर खुरदुरी सफ़ेद झाड़ी सी दाढ़ी उगाई थी। जो व्यक्ति दिन में नित्य 2 बार भड़कीले सूट पहनकर ही मरीजों की नाड़ी पकड़ता था और जिसकी रौबीली पकड़ में आते ही नाड़ी स्वयं आश्वस्त हो एक्यूज़र बनी किसी अपराधी से पक्के रोग दस्य को पकड़ा उसका पूरा इतिहास उगल देती थी, वही सुदर्शन व्यक्ति आज स्वयं कटघरे में खड़ा अभियुक्त सा लग रहा था। केवल बनियान और पायजामा पहने ही वो मरीज देखने उतरने लगा तो सुशील के जी में आया उसे टोक दे, सर ड्रेसिंग गाउन तो डाल लीजिए, वहाँ उनकी साली भी है। वो जानता था कि स्वाभाविक मानसिक अवस्था होने पर ऐसी बेढंगी पोशाक में डॉक्टर सिंह शायद घर की जमादारनी के सम्मुख भी नहीं खड़े होते। मरीज की अवस्था सचमुच ही शोचनीय थी, पर डॉक्टर सिंह उसे देखते ही एक बार फिर पुराने डॉक्टर सिंह हो गए। मरीज की शोचनीय अवस्था ही तो उन्हें पुलकित कर उठती थी। शत्रु पक्ष के साथ ली गई टक्कर तभी आनंद दे सकती है जब दोनों ओर का पलड़ा समान हो। अपने कठिन शत्रु की दुर्बलता को उन्होंने इस बार भी पकड़ लिया। सिद्ध पहलवान की भांति आत्मविश्वास का गंडा बांधकर वो अखाड़े में कूदे और पल भर में शत्रु उनके चतुर दांव पेच से उल्टा पड़ा था। ऑक्सीजन प्लांट लाओ, फला इंजेक्शन, फला दवा। आप यहाँ क्या कर रही हैं, जाइए बाहर। उन्होंने हो हल्ला मचाती मरीज की तेजस्वी साली को ऐसे डपट दिया जैसे वो स्कूल की बच्ची हो।
मरीज के कमरे में आत्मीय स्वजनों की भीड़ देखकर वो तुनक मिजाज डॉक्टर ऐसे ही भड़क जाता था। रात भर वो मरीज की छाती पर अपने हाथों से ऐसे मालिश करता रहा जैसे कोई स्नेही घोसी अपनी भैंस को रगड़ रगड़ कर नहला रहा हो। पौ फटी तो मृत्यु द्वार से प्रत्यावर्ती रोगी चैन की नींद सो रहा था। समाज सेविका साली विदुर जीजा के धड़क रहे हृदय पर हाथ धर एक बार फिर आश्वस्त हो बैठ गई थी। इस अद्भुत डॉक्टर की कृपा से काल कुठार इस बार उसके वैधव्य कल्पतरु के तने का स्पर्श भी नहीं कर पाया था। धन्यवाद देती इससे पहले ही वो रूखा डॉक्टर धड़धड़ाता अपने कमरे में चला गया था और उसने कुंडी चढ़ा ली थी। विधि की भी कैसी विचित्र विडंबना थी कि सहस्रों मुर्दों में ऐसी जान फूंक देने वाला ये अनोखा जादूगर 8 दिन पूर्व हाथ बांधे खड़ा देखता ही रह गया था और बलवती मृत्यु अपनी शत सहस्र पराजयों का एक ही आघात में प्रतिशोध ले उसे अंगूठा दिखाकर चली गई थी। फ्रिज में धरे तरबूज के लुभावने रक्तिम अंत स्थल में छिपी घातक कुटिल मृत्यु मुस्कुरा रही है। यह तब पिता पुत्र क्या जानते थे? तरबूज की एक फांक तो पिता ने भी खाई थी, फिर मृत्यु पुत्र को ही क्यों ले गई? पिता और पुत्र भी क्या ऐसे फंसे थे? दोनों साथ साथ खड़े होते तो लगता कि दो जुड़वा भाई खड़े हैं। डॉक्टर सिंह 50 से कुछ ऊपर ही थे, पर चाहने पर अब भी सेहरा बांध सकते थे। न एक बाल सफ़ेद न एक झुर्री। दिल्ली के उच्चतर तबके के नारी समाज की प्रौढ़ सदस्याएं लुक छिपकर डॉक्टर सुशील से भेद लेने की चेष्टा करती। कौन सा हेयर डाई यूज़ करते हैं डॉक्टर सिंह? और जब हंसकर सुशील उनसे कहता कि डॉक्टर के व्यक्तित्व में किसी हेयर टॉनिक के विज्ञापन से चमकते उनके सिर से लेकर स्त्रियों को भी लजाने वाले और गौर चरण युगल तक सब कुछ विधाता प्रदत्त है, तो वे इसे अविश्वास से घूर कर चली जाती। दोष उनका भी नहीं था। डॉक्टर सिंह की मोती सी दंत पंक्ति देखकर तो 3-4 वर्षों तक स्वयं सुशील को ही धोखा हो गया था। यहाँ 32 वर्ष की आयु में ही सामने के 3 नकली दांत बनवाने में उसके 150 लग गए थे। उस पर भी दिल्ली के प्रसिद्ध डेंटिस्ट ने ऐसा ठगा कि जीभ का स्पर्श पाते ही तीनों दांत कागजी शटल कॉक से उछलने लगते। आप ही का सा डेंचर बनवाना चाहता था सर। डेंटिस्ट कौन था आपका? उसने लड़कियों की भांति ले जाकर पूछा था। डेंचर? डॉक्टर सिंह ठठाकर हंस पड़े थे। किसने कहा मेरा डेंचर है? हिलाकर तो देखो। वो फिर जोर जोर से अपने दांत हिलाने लगे थे। किसी डेंटिस्ट के बाप की हथौड़ी भी इन्हें नहीं हिला सकती। जानते हो इस डेंचर का रहस्य? टेढ़े होंठों की हंसी हंसने पर वो कठोर व्यक्ति कितना मधुर लगने लगता था। चेहरे में अब भी न जाने कैसा नारी सुलभ आकर्षण था। मेरे जीवन के 50 वर्षों में आरंभ के 20 वर्ष छोड़ शेष 30 वर्षों में चीनी के एक कण ने भी मेरे दांतों का स्पर्श नहीं किया है। ठीक ही तो कह रहे थे वो। कृतज्ञ मरीजों के घर से आए न जाने कितने मिष्ठान भरे टोकरे इधर उधर पड़े रहते। कभी रानी शिव सुंदरी अपनी कार में भर कर ले जाती, कभी नौकर चाकर नाक मुंह में ठूंसते। अरे बेटा, अंधाधुंध के राज में गधा पंजीरी खाए, सुशील की माँ कहती। पत्नी होती तो ऐसा होता। मृत पत्नी का बड़ा सा तैलचित्र उनके विजिटिंग रूम में टंगा रहता। कुछ दिनों पूर्व उनका एक प्रतिभाशाली मरीज अपनी समस्त कृतज्ञता डॉक्टर पत्नी की एक विराट ताम्र मूर्ति में ढालकर उन्हें उपहार दे गया था। कैसी तेजस्वी महिला रही होंगी वो। ताम्र तेज से घुल मिल गया अद्वितीय गढ़न के चेहरे का गंभीर तेज आंखों को बरबस बांध लेता था। बालों की एक घनी लट को चतुर मूर्तिकार ने सुडौल वक्षस्थल पर जानबूझकर ही उतार दिया था। उस मूर्ति का वही अंग उसके लिए मृत्यु का संदेश लेकर आया था। 25 वर्ष की अल्पावस्था में डॉक्टर पत्नी की अकाल मृत्यु का कारण बना था असाध्य ब्रेस्ट कैंसर। फिर उन्होंने पिता के लाख कहने पर भी विवाह नहीं किया। अपनी अधूरी डॉक्टरी पूरी कर वो कुछ दिनों विदेश में ही बसे रहे, फिर स्वदेश लौट आए। तालुक्केदारी बेचकर दिल्ली में ही उन्होंने अपना क्लिनिक खोल लिया था। पुत्र विदेश में ही पिता के पेशे की शिक्षा ग्रहण कर रहा था। पिछले ही वर्ष वो आश्चर्यजनक रूप से छोटी अवस्था में FRCS कर लौटा और अनायासी पिता की दक्षिण भुजा बन गया। पुत्र प्रेम के लिए जिस अर्धांगिनी के विरह की कफनी उन्होंने स्वेच्छा से ओढ़ ली थी, उस त्याग का पुरस्कार दे दिया स्वयं पुत्र ने। पिता लाखों में एक सर्जन था तो पुत्र लाखों में एक चिकित्सक। पिता वाम हस्त से भी कठिन ट्यूमर चीरकर ऐसे रख देता जैसे सुगृहिणी सधे हाथों से अचार का नींबू चीरती है, और पुत्र उसी अनुभव के अंदाज से औषधि के मसाले भर देता। फिर वर्षों तक शरीर के पारदर्शी कांच के से बोयाम में भरे उस स्वरचित प्रिजर्व को पिता पुत्र बड़े गर्व से देखते। अब वर्षों तक उसके सड़ने गलने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था।
पर कभी कभी नाम की भी कैसी व्यर्थ मरीचिका बनकर रह जाती है। डॉक्टर सिंह के ससुर थे रसिक कवि अवध के सुप्रसिद्ध तालुकेदार। उन्होंने नाती का नाम धरा था मृत्युंजय, पर मृत्यु को नहीं जीत सका था बेचारा। मृत्यु ने ही उसे जीत लिया। उसके क्लिनिक पर बैठते ही मरीजों की संख्या में समृद्ध ग्रहों की सुंदरी किशोरियां ही स्वेच्छा से नकली रोगों का वर्ण कर डॉक्टर सिंह की पैनी छुरी पर गिरने बहुत बड़ी संख्या में आने लगीं। तो डॉक्टर सिंह मुस्कुराए थे। चंचल पतंगे सुदर्शन पुत्र के पौरुष दीप पर ही जलकर झुलसने जुट रहे हैं। वो समझ गए कुछ बीमारी नहीं जुटती तो अपने टॉन्सिल ही सुझा लेती। पुत्र के आते ही किशोरी रोगिणियों की संख्या ऐसे बढ़ी कि उन्हें अपने क्लिनिक में नया विंग बढ़ाना पड़ा। रिश्तों का तो पूछना ही क्या था, पर पुत्र पिता से भी अधिक चतुर था। विदेश की सुरा सुंदरियों ने क्या कभी उसके कार्तिकेय से पुत्र को निरामिष भोजी रहने दिया होगा। अपने अनुभव की डायरी खोल वो अपने विदेश प्रवास के रंगीन पृष्ठों की स्मृति में घंटों तक डूब जाते। भारत के सुस्वादु छायाग्रास को विदेशी सिंहिकाएं किस स्वाभाविकता से ग्रस लेती हैं वे खूब जानते थे। इंडियन करी की ही भांति इंडियन पुरुष को देखकर भी उनकी लार अनायासी बड़े गंवारू ढंग से टपकने लगती है, इसका उन्हें स्वयं अनुभव था। पुत्र के चेहरे को देखकर वे संतुष्ट हो गए थे। वो चेहरा अनुभवहीन युवक का नहीं था। ऐसा न होता तो अब तक वो न खाए पिए भिक्षुक की भांति उनके क्लिनिक की विमान परिचारिकाओं सी सुंदरी नर्सों के इंगित मात्र से परसे जाने को तत्पर थालों पर कब का टूट पड़ा होता। स्वयं विदुर पिता से मिलने वालों में आकर्षक मिलने वालियां ही अधिक संख्या में रहती हैं, ये संसारी पुत्र भी समझता था। माँ की आदमकद ताम्र मूर्ति की ओर कभी डॉक्टर सिंह आंख उठाकर नहीं देखते या शायद देख नहीं सकते, ये वो खूब समझता था। फिर नर्सिंग होम का नाम धरा था सुधा नर्सिंग होम। कभी कभी दिवंगता माँ के चित्र को एकांत में देखता तो युवा मृत्युंजय के होंठ व्यंग से टेढ़े हो जाते। पिता का एक ऐसा खोखला दर्शन था। उसी मूर्ति के पास ब्रिज टेबल पर क्या वो उस विधानसभा की धूर्त सदस्या के साथ पिता की ही ठीठी नहीं सुन चुका था। जिस पति को अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम होगा वो कम से कम अपनी कोठी किसी कॉलेज या उद्यान पार्क का नाम अपनी पत्नी के नाम पर कभी नहीं धरेगा सुशील। उसने एक दिन अपने मित्र डॉक्टर सुशील से हंसकर कहा था, सच पूछो तो मुझे ताजमहल देखने की कभी इच्छा नहीं हुई। ये सब दिखावा भला क्यों? अरे अपनी बीवी को चाहते हो तो सारी दुनिया में अपनी मोहब्बत का ढोल क्यों पीटते हो जी? और सचमुच ही उसने जिद कर क्लिनिक से अपनी दिवंगता माँ का नाम हटा दिया था। पर पिता की समस्त दुर्बलताओं को जानने पर भी वो स्नेही पुत्र पिता से एक क्षण भी विलग नहीं हो पाता था। शायलॉक सा क्रूर पिता मरीज के प्राण जाने से पूर्व ही अपनी ऊंची फीस का बीमा करवा लेता है, ये मृत्युंजय से छिपा न था। पिता की आसव से आसक्ति, नारी लोलुप चटोरी जिह्वा, कुछ भी उससे लुका छिपा नहीं था। पर फिर भी स्वेच्छा से अनजान बना वो डॉक्टर सिंह के समस्त दुर्गुणों को काला पर्दा डालकर ढांप देता। पुत्र के इसी क्षमाशील व्यक्तित्व को देखकर पिता ने संतोष की सांस ली थी। पर ठीक तीसरे महीने ही वर्षों से मित्र बना पुत्र अचानक शत्रु बनकर कलेजे में खंजर भोंक देगा, वो क्या जानते थे। पलक झपकते ही सब कुछ हो गया था। 2 उल्टियाँ, 2-3 दस्त और नैन पुतलियाँ उलट गई थीं। केवल एक बार अर्थी पर अबोध शिशु की भांति पछाड़ खाकर डॉक्टर सिंह ने पूछा था, ये मुझे कैसा दंड दे दिया प्रभु? कुछ ही क्षणों में वो लौह पुरुष टूट गया था। फिर भागकर उन्होंने कमरा बंद कर लिया था। अर्थी कौन ले गया, किसने कंधा दिया, किसने मुखाग्नि दी, उन्हें कुछ पता नहीं रहा। कभी कभी सुशील के जी में आता, उन्हें बाहों में बांध कर कहे, सर क्यों जी छोटा करते हैं, मैं अब आपका बेटा हूँ, वचन देता हूँ सर, जीवन भर कुंवारा रहकर आपके पास बना रहूँगा। आपका पुत्र नहीं रहा तो दूसरों के पुत्र तो हैं, उन्हें असाध्य रोगों से मुक्त कर अपने पुत्र को अमर स्मारक बनाइए। पर वो मन ही मन सब समझता था। सगे पुत्र का धुंधला टिमटिमाता तारा जब टूट कर गिरता है तब फिर नक्षत्र खचित व्योम भी उस क्षतिग्रस्त शून्य की पूर्ति नहीं कर सकता। फिर भी रात भर जाकर उसने कई बार रट कर वे वाक्य कंठ में साधे थे जो वह डॉक्टर सिंह से कहेगा। जैसे भी होगा वो उन्हें आज क्लिनिक में खींची लाएगा। वो जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि गूंगा बदलू डॉक्टर सिंह का पत्र थमा गया। सुशील, लंबी छुट्टी पर जा रहा हूँ, शायद लौटूं और शायद नहीं। सारा अकाउंट और क्लिनिक तुम्हें सौंप गया हूँ। जी में आए तो चलाना, जी में आए तो ताला डाल देना। तुम्हारा डॉक्टर सिंह। बदलू की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी।
कहाँ गए, कब गए? एक प्रकार से उसे हिला हिला कर सुशील ने झिंझोड़ कर रख दिया था। पर फलहीन ठूंठ वृक्ष सा गूंगा बदलू हिलाए जाने पर भी फल कैसे गिरा सकता था? गूंगी जिह्वा को बड़ी चेष्टा से हिलाकर उसने कहा, पफ पफ। फिर विवशता से शून्य में फैले दोनों हाथों के दुहत्थड़ माथे पर मार दिए। डॉक्टर सिंह लूप लाइन की उसी गाड़ी में जाकर बैठ गए थे जिसमें 28 वर्ष पूर्व बैठे थे। ये कौन जान सकता था? वीरभूम का युग पुरुष करवट बदलकर शायद बेसुध पड़ा होगा। जहां से एक बार सांस रोककर भाग आए थे वहीं अब फिर सांस रोककर भागे जा रहे थे। क्या खींच रहा था उन्हें? रांगा माटी के बीच सरपणी सी बल खाती कोपाय नदी, या वर्षा से भीगी सांथाल झुपड़ियों की खस के भीगे पंखे सी सुगंध, या कच्ची संथाल ताड़ी की मादक स्मृति? जीवन के रस से छलकती गागर जब रीति होकर लुढ़क गई तब इस ग्राम की स्मृति ने उन्हें क्यों पुकारा? पिता के अंतरंग मित्र थे वीरभूम के जमींदार सुधीर रंजन रॉय चौधरी। पूजा की छुट्टियों में उन्हीं संतानहीन जमींदार स्नेही दंपति द्वय का अतिथि बनकर वो ग्वालपाड़ा आया था। अपने विदेशी मित्रों के लिए बनाए गए अतिथि गृह को स्नेही जमींदार साहब ने उसके लिए खोल दिया था। एकांत में तुम मन लगाकर परीक्षा की तैयारी कर सकते हो, यहाँ कोई व्याघात डालने नहीं आएगा, उन्होंने कहा था। वो स्वयं नित्य ही व्याघात डालने पहुंच जाएं तो भला कोई क्या कर सकता था? मोटी मोटी चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकों में डूबा तरुण डॉक्टर जैसे ही खिड़की खोलकर बैठता वैसे ही पासी जमींदार साहब की पुत्री की स्मृति में बन रहे कन्या पाठशाला भवन का निर्माण कार्य आरंभ हो जाता। छत पीटती संथाल युवतियों की आकर्षक पदचाप का मृदु संगीत उसके अध्ययनशील चित्त को नीरस जीव विज्ञान की पुस्तकों से उत्कोच दे फुसला रहे किसी लंपट व्यसनी मित्र की ही भांति खींच ले जाता। राजा गेलो सरके सरके, रानी गेलो कांची सरके, ओ राजा छाता पड़े गेलो जले, रानी हासिलो मने मने। मतलब राजा पक्की सड़क पर चल रहा है, रानी कच्ची सड़क पर। राजा का छाता पानी में गिर पड़ा और रानी मन ही मन हंसने लगी। कभी कभी सरल संथाल भाव व्यंजना सुनकर युवा डॉक्टर मन ही मन हंसने लगता। फिर देखता पतली रज्जू सोपान के टेपोज पर किसी सर्कस सुंदरी की सहज भंगिमा से चल रही कतारबद्ध संथाल किशोरियां खिलखिलाती गारा सीमेंट ढो रही हैं। सांचे में ढले अंग, चिकना मुहक मरोड़ में बंधा पंखे के आकार का संथाली जूड़ा, काले कोबरा किसी चिकनी काली खमकती नंगी पीठ, घुटनों तक बंधी धोती और चेहरे के काले रंग का विरोधाभास प्रस्तुत करता लाल जवा का फूल। कभी किसी सुडौल वक्षस्थल से अचानक ही उस युवा डॉक्टर की निर्दोष आंखें टकरा जाती और वो सहम कर आंखें फेर लेता। पर जिन्हें देखकर वो लजाकर आंखें फेरता उन्हें लजाने का ना अवकाश था न चिंता। शायद उसका चित्त पढ़ लिख कर सयाना हो गया था और उन अनपढ़ प्रकृति की निर्जन वनस्थली में जन्मी पली वन कन्याओं का चित्त था शिशु सा निष्कपट निर्दोष। अबोध शिशु को क्या कभी अपने नग्न अंगों की लज्जा डस सकती है? कभी कभी ठेकेदार के कर्कश स्वर में एक ही नाम की बार बार आवृत्ति होती, अरे चांदमनी, तू छोकरी अपने को समझती क्या है री? अपने इस रूप का इतना घमंड क्यों है री तुझे? अति रूप से ही जनक सुता हरी गई थी, इतना याद रख छोकरी। तब से बस एक ही तसला गारा लाई है। अति रूप से हरे जाने का भय दिखाकर डराई गई उस सुंदरी जनक सुता को देखने का लोभ एक दिन सिंह भी नहीं संवरण कर सका। तसला सिर पर धरे ढीठ चांदमनी जानबूझकर ही अलस मंथर गति से चली आ रही थी कि बूढ़ा ठेकेदार कर्कश स्वर में चीखा, तुमसे अब काम नहीं होने का। घाघू से आज ही कहना होगा कि तुझे अब बीरू को सौंप दे। एक लाठी धरेगा बीरू और ये कमर की लचक पचक सब भूल कर रह जाएगी। खिलखिलाकर चांदमनी हंसी और चौंक कर डॉक्टर की आंखें स्वयं उठ गईं। बांस बनों के झुरमुट से घिरे उस जंगल में संध्या नित्य कुछ समय से पूर्व ही उतर आती थी। झुटपुटे अंधकार के म्लान कैनवस पर तसला धारणी मुग्धा की वो सांवली सलोनी छवि सिंह को किसी कलाकार के बनाए काले लिनोकट सी ही आकर्षक लगी। चटपट उसने खिड़की बंद कर दी। अच्छा, तो वही थी घाघू की बेटी। एक दिन वो कुछ कह तो रहा था कि उसकी एक ही बेटी है, उसने सगाई भी कर दी है, पर ठेकेदार क्या काम कर रही है, कुछ पैसे कमा लेगी तो ब्याह देगा। घाघू मांझी जमींदार साहब का संथाल भृत्य था और उन्होंने उसे मित्र पुत्र की सेवा के लिए वहीं भेज दिया था। काले हबशी सा वो चुपचाप रहने वाला भृत्य परदेसी नवीन स्वामी की भाषा न समझने पर भी उसके एक एक आदेश को ऐसे पूरा कर देता कि सिंह दंग रह जाता। ऐसे करदे कुत्सित पिता की पुत्री ऐसी सुंदर कैसे हो गई होगी?
बड़ी देर तक पुस्तकें पढ़ता सिंह दूसरे दिन देर तक सोता रहा। अचानक तीखे अपरिचित नारी कंठ को सुन वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। देखा उसकी खिड़की पर खड़ी सुंदरी चांदमणि ठेकेदार को अंगूठा दिखा रही है। वो जिस भाषा में हंस हंस कर अपनी सखियों से जो कुछ कह रही थी उसका एक शब्द भी सिंह के पल्ले नहीं पड़ा, पर अंगूठा प्रदर्शन की विजयी मुद्रा से वो जान गया कि वो अब ठेकेदार के यहाँ काम नहीं करेगी। अचानक उसने खिड़की बंद कर दी और उसकी ओर मुड़कर हंसने लगी। दूर से आकर्षक दिखने वाली ये श्यामांगी निकट से देखने पर निश्चित रूप से सुंदरी थी। मोती जैसे उजले दांतों की मनोहारी पंक्ति को पहले सिंह देखता रहा, फिर अचानक उसे स्मरण हो आया कि वो केवल नाइट सूट का पजामा ही पहनकर सो रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया। कैसी बेहया लड़की थी ये, उसके नग्न शरीर को कैसी मुग्ध दृष्टि से देख रही थी। प्रकृति भी कैसी उल्टी गंगा बहा रही थी। कौन हो तुम, यहाँ कैसे चली आई? घाघू घाघू, सिंह ने विवश स्वर में हाँक लगाई। तभी उस वनकन्या ने मरार रीवा को झटके से पीछे कर अपनी पहाड़ी झड़ने की सी मीठी हंसी से कमरा गुंजा दिया। चेचा दिश कैनो रे बाबू, चिल्ला क्यों रहा है रे बाबू? फिर अपने गूंगे पेंटोमाइम में उसने माथे पर हाथ धर नकली खांसी खांस अपनी कलाई पकड़कर उसे समझा दिया कि घाघू बीमार है और अब वही काम करेगी। अजीब मूर्ख है जंगली घाघू, अपनी सुंदरी चंचल पुत्री को उसने परदेसी युवक के कमरे में भेज कैसे दिया? फिर तो कुछ ही घंटों में चांदबनी ने उसके कमरे की छत ही किसी प्रचंड गति के साइक्लोन की भांति उड़ाकर धर दी थी। पहले महा उत्साह से उसके लाल जूते पर काला पॉलिश पोताई, जब तक वो जूते की दुर्गति देख छीनने लपका, नए लाल जूते का अर्धांग काला बन चुका था। फिर उसने स्टोव में न जाने कितने अनाड़ी पंप भर डाले कि मिट्टी के तेल की फुहारें छोड़ता स्टोव क्रुद्ध सर्प सा फुफकारने लगा। भागकर झुंझलाए सिंह ने स्टोव बुझाया और हाथ हिला हिलाकर उसे दूध का कटोरा डबल रोटी दिखाकर समझाया कि वो चली जाए। खाने को ये सब है, वो खा लेगा। मुस्कुराकर वो ऐसे बैठ गई जैसे सब समझ गई हो। तब बैठ क्यों गई? हार कर वो अपने पलंग पर बैठ गया। बड़ी देर तक जब उसके जाने की आहट नहीं मिली तो उसने सहम कर चौके में झांका। देखा तो सुंदरी चांदमणि दूध के कटोरे में समूची डबल रोटी डुबो डुबो कर खा रही थी। नवीन स्वामी को देखते ही निर्दोष हंसी से सांवला चेहरा उज्जवल हो उठा। तू ही बोले हीश खा, तूने कहा था खा, उसने कहा। हाय रे दुर्भाग्य, पता नहीं ये कुछ का कुछ समझने वाली पगली कभी कुछ अनर्थ न कर बैठे। खा पीकर चांदमणि उसकी भोजन व्यवस्था में जुट गई। न जाने कहाँ से वो आंचल में ढेर सारी शुकटी सुखाई गई छोटी मछलियाँ ले आई थी। उन्हीं को तेल में चटपट भूंज कर वो पल भर में आतप चावल रांध लाई। मेज पर चावल की प्लेट लगाकर उसने गलाया गर्म गाय का घी महा औदार्य से स्तूपाकार चावल पर बिखेर दिया। जितनी देर वो खाता रहा वो स्वयं चौके के अंतराल में छिप गई। शायद वो जान गई थी कि उसकी उपस्थिति संकोचशील अतिथि को पेट भर खाने नहीं देगी। वो हाथ धोने उठा तो अपने पिता की ही भांति चिलमची जग तौलिया लेकर उपस्थित हो गई। तसले में सीमेंट गारा ढूंढने वाली वो मजदूरनी कैसे ये सब सीख गई थी? 3 ही दिनों में उस कर्मपरायण सुंदरी सेविका ने अपने निस्वार्थ सेवा से सिंह को ऐसे जीत लिया कि 3 दिन पूर्व जिसकी वन्य उपस्थिति युवा डॉक्टर को झुंझलाहट से बौखला देती थी, अब उसी के आने का समय होता तो उसकी आंखें स्वयं ही दर्पण की ओर उठ जाती। पहले दिन अपनी छाती और पीठ की नग्नता का स्मरण कर वो लज्जा से लाल पड़ गया था और नाइट कोट ढूंढने को छटपटा रहा था। अब स्वयं ही वो अपने पौरुष का दर्पण उस किशोरी की आंखों पर डाल उसे चौंधिया देता और वो मुग्धा एकटक उसकी नंगी छाती को देखती रहती। अधूरा डॉक्टर शायद नवीन प्रेमिका को प्रभावित करने के लिए ही उसके पिता की पसलियां ठोक पीट एक छोटा मोटा नुस्खा भी लिखाया था। चांदमणि की बड़ी आंखें प्रशंसा में विस्फारित होकर और बड़ी हो गई थीं। कभी कभी प्रणय केल में डूबी याचिका को चूल्हे पर जलती मछली का ध्यान ही नहीं रहता। जलांत पाकर वो मछली उतारने भागती तो युवा प्रेमी उसे फिर बाहों में खींच लेता। कैसी अद्भुत देह गंध थी उस वनकन्या की। नई बन रही इमारत की सोधी गंध ही उसके शरीर में रिस गई थी, या कच्ची ताड़ी के रस की मादक सुगंध थी उस मधुर श्वास प्रश्वास में। कैसा सरल आत्मसमर्पण था उसका। एक बार तरुण डॉक्टर के संस्कारी चित्त के अधमरे विवेक ने विरोध में गर्दन उठाकर घोर आपत्ति भी की थी। ये तुम्हारा सरासर अन्याय है। क्या परिणाम से आंखें मूंद रहे हो? इस निर्दोष अनुभवहीन किशोरी के साथ की गई छलना क्या तुम्हें जीवन भर नहीं डसेगी? पर उद्दाम मुंहफट 24 वर्ष का यौवन, 16 वर्ष का कैशोर्य,
तालम ताल अरण से घिरा अतिथि गृह और डूबती संध्या, सब मिलजुल कर विवेक को मुंह हाथ पैर बांध दूर कोने में पटक देते। क्रूर नियति दोनों को शतमुखी विनिपात की खाई में खींच ले गई। चांदमणि सचमुच ही चंद्रपात मणि सी ही तेजस्वी बनती जा रही थी। 7वें दिन घाघू स्वस्थ होकर लौट आया। चांदमणि को कभी कभी वो उसके पिता के सम्मुख ही हंसी हंसी में छेड़ देता। क्यों घाघू, कब कर रहे हो उसका ब्याह? बीरू तो कह रहा था कि इसी बैसाख में वो इसे ब्याह कर ले जाएगा। बीरू मांझी का नाम सुनते वो भड़क उठती। घाघू कुछ कहता, इससे पहले वो कहती, बीरू मुखे आगुन, बीरू के मुंह में आग। 7 दिन के लिए आए पाहुने को 20 दिन हो गए थे। चांदमणि नित्य आधी रात को निर्भीक अभिसारिका बनी उसकी खिड़की के नीचे खड़ी हो जाती। 2 लंबे लंबे हाथों की रस्सी उसे ऐसे ऊपर खींच लेती जैसे वो कागज का फूल हो। एक दिन दोनों हाथ उसे उठाने झुके तो नित्य की भांति खड़ी नहीं थी। महुआ वृक्ष के नीचे बैठी उल्टी कर रही चांदमणि थोड़ी ही देर में फिर हंसती खिड़की के नीचे खड़ी हो गई। आज मौसी ने ढेर सा रस पिला दिया, इसी से सिर चकरा गया। उसने हंसी के फूल बिखेर दिए। सिंह रात भर सो नहीं पाया। क्या मौसी के पिलाए ताड़ी के रस से ही उसका माथा चकराया था? ईश्वर करे ऐसा ही हो। सारी रात वो यही मनाता रहा। दूसरे दिन उठते ही उसने अपना सामान बांध लिया। चांदमणि उस दिन अपनी मौसी के साथ शिवड़ी के मेले में रस बेचने जा रही थी। चांदमणि से उसने अपने जाने की बात ही नहीं की और चुपचाप खिसक गया। चलने लगा तो उसने घाघू के हाथ में 100-100 के 2 नोट धर दिए। कॉलेज फीस के लिए धरे 200 घाघू के हाथ में धर उस मूर्ख स्वार्थी युवक को लगा था कि वो संसार का सबसे उदार व्यक्ति है। इतने रुपए! सरल घाघू की आंखें ही फट गई थीं। ऐसी टिप तो उसे जमींदार साहब के अतिथियों ने कभी नहीं दी। चांदमणि के ब्याह में लगा देगा। उसने फिर बुजुर्गाना आवाज में कहा था, अब विवाह में देरी मत करना घाघू। फिर तीसरे ही महीने डॉक्टर सिंह ने अपने पिता को अपने विवाह की स्वीकृति दे दी थी। इतने वर्षों तक अपने वैभव और प्रभुता के मद से अंधा बना वो जानबूझकर ही अतीत को सशक्त भुजाओं से पीछे ढकेलता रहा था, पर आज उन सशक्त भुजाओं की शक्ति चुप कर रह गई थी। जिस सरला किशोरी को वो असहाय अवस्था में छोड़कर भाग आया था, जिसके निस्वार्थ आत्मसमर्पण की सुध शायद ही कभी सुख के क्षणों में आई थी, उसी सांवले चेहरे पर जड़ी 2 करोड़ आंखों का मूक उपालंब आज उसे अपने जीवन के चरम दुख के क्षणों में पागल बना उठा। अपनी निरुपायता, आवारापन उसे धिक्कारने लगा और वो फिर उसी विस्मृत गांव की ओर भागने लगा। पहुंचा तो दिन डूब चुका था। पंसारी की छोटी सी दुकान कालचक्र में विलुप्त होकर वहां एक जगमगाता डिपार्टमेंटल स्टोर खड़ा था। जमींदार साहब का पता पूछना व्यर्थ था। वो संथाल ग्राम की ओर बढ़ गया। वही वेणुवन और एक कद की परेड सी करती झोपड़ियाँ। अंधेरे ने बढ़कर परिचित हाथ कंधे पर धर दिया। अचानक विलाप का करुण स्वर सुनकर वो ठिठक गया। आ बलाई चांदरे सोना! उसका सर्वांग सिहर उठा। धीरे धीरे उसने चोर की भांति बढ़कर खिड़की से झांका। पहले उसके जी में आया, वो जोर से चीख पड़े। छोटे से कमरे का संकुचित क्षेत्रफल घेरे जो लंबी लाश पड़ी थी, वो तो स्वयं ही मृत्युंजय का जीवित संस्करण था। क्या वही पिता को चमत्कृत करने एक बार फिर अर्थी में बंधने लौट आया था? वही चेहरा, देह की वही सुगठित ललाम श्यामल कांति, उसके चारों ओर घेरा सा बनाए संथाल स्त्रियां घुटनों में सिर डाले करुण सिसकियों का वैसा ही छंदबद्ध संगीत प्रस्तुत कर रही थीं जैसा छत पीटने में किया करती थीं। मृतक के सामने पछाड़ खाती माँ को पार्श्व में बैठे व्यक्ति ने बड़े यत्न से उठाया और डॉक्टर सिंह ने कच्ची मिट्टी की दीवार थाम ली। बूढ़े बीरू मांझी को घनी सफ़ेद मूँछों के बीच भी उसने पहचान लिया। मत रो चांद, वो अब क्या तेरे रोने से लौटेगा? उन्मादिनी चांदमणि एक बार फिर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। डॉक्टर सिंह मुड़े और तेजी से भागने लगे। कुछ पलों के लिए शायद वो सचमुच ही मानसिक संतुलन खो बैठे थे। उन्हें लग रहा था उन्मत्त संथाल भीड़ उनका पीछा कर रही है, मृत बलाई की लाश लेकर। उन्हें पकड़ वे अर्थी उन्हीं के कंधों पर टिका देंगे। हांफते पसीने से लथपथ जब डॉक्टर सिंह बोलपुर पहुंचे तो सब पैसेंजर गाड़ियां जा चुकी थी। पर मुझे तो अभी जाना है, उन्होंने फटे स्वर में कहा। अभी कोई गाड़ी नहीं जाएगी साहब, छोकरे स्टेशन मास्टर ने उस विक्षिप्त से व्यक्ति के प्रश्न के उत्तर में कहा। एक मालगाड़ी यार्ड में अवश्य खड़ी है, 8वें दिन कलकत्ता पहुंचेगी, चाहे तो उसी में चले जाइए। पर उसके व्यंग को ग्रहण करने की अवस्था भी शायद उनकी नहीं रही थी। धन्यवाद धन्यवाद, कहता वो नित्य एयर कंडीशन गाड़ी में यात्रा करने वाला सुरुचि समृद्ध स्वामी चोरों की भांति इधर उधर देखता सचमुच ही मालगाड़ी के डिब्बे में बैठ गया।
सहयात्री थे बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले 2 पछाई बकरे और 4 गायें। सबने एक साथ चौंक कर उस डरे सहमे यात्री को देखा। फिर जुगाली करती बड़ी बड़ी करुण आंखों वाली गाय ने सींगों की स्वीकृति दे दी, जैसे सब कुछ जान गई हो। अंजर पंजर हिलाती मालगाड़ी चली। बकरों के साथ साथ वो भी धक्का खाकर गिरा। फिर तिकोनी खुली खिड़की पकड़ कर बैठ गया। खिड़की के उसी छिद्र से वर्षों पूर्व के परिचित स्टेशन एक एक कर हाथ मिला गए। मुस्कुरा, बोनपास, तालित और भेदिया। गीली घास और गोबर मिश्रित सुगंध उसे संसार की सर्वश्रेष्ठ सुगंध लगने लगी। अपने दोनों परिष्कृत रुचि की नथुने भींचकर उसने आंखें मूंद लीं। पास खड़ा दढ़ियल पछाई बकरा उसका घुटना चाटने लगा। शायद एक पशु ने दूसरे पशु को पहचान लिया था। हिलती मालगाड़ी के कंपन से टुनटुनाती गाय के गले की घंटियां बज रही थीं। डॉक्टर सिंह को लगा वो किसी पवित्र देवस्थल में बैठे हैं और उसी मंदिर की नन्ही घंटियां बजने लगी हैं। मुझे यह दंड क्यों दिया प्रभु? 15 दिन पूर्व जवान बेटे की अर्थी पकड़ इस मूर्ख ने विधाता के न्यायालय में अपनी तर्कहीन नालिश की थी। जिसने जीवन भर कभी जन्मदाता का स्मरण नहीं किया, उसी नास्तिक संतान के कमजोर मुकदमे का निर्णय देने शायद वो न्यायप्रिय न्यायाधीश उसे इतनी दूर ले आया था। मृत्यु दंड सुनकर बहुत से अभियुक्त चेहरे पर स्वयं ही रुमाल बांध लेते हैं। डॉक्टर सिंह ने अपने कांपते घुटनों में मुंह छिपा लिया। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी हुई एक करुण कहानी दंड। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।